ट्रम्प सबका फेवरेट, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जिसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, वही शायद फेवरेट होता है ना। तो दुनिया का आज सबसे ज़्यादा फेवरेट आदमी फिर ट्रम्प है इस लिहाज से, तो स्वाभाविक हो जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना। मतलब ब्रो जस्ट नॉर्मलाइज्ड ऑफ एनीवन ऑफ बीइंग अ प्रो इडियट irrespective of his post, his power and his prestige। एक्चुअली उस आदमी ने एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है कि देख लो, मैं यूएसए दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति का राष्ट्राध्यक्ष हूँ, राष्ट्रपति हूँ। मेरे से ज़्यादा पावर, मेरे से ज़्यादा पैसा, मेरे से ज़्यादा शक्ति किसी की हो नहीं सकती, मेरे से ज़्यादा बड़ा आदमी कोई हो नहीं सकता। और जब मैं खुद इतना बड़ा मूर्ख हूँ तो आप कुछ भी बने रहें, आप कोई सिविल सर्वेंट बने रहें, कोई मंत्री बने रहें, कोई पूंजीपति बने रहें, आप भी थोड़े बहुत मूर्ख हो सकते हैं। और आप 4 लोगों की फ़िक्र बिल्कुल मत करिए कि कोई आपके बारे में क्या कहेगा, क्योंकि मैं 800 करोड़ लोगों की फ़िक्र नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो आप क्या 4 लोगों की फ़िक्र करते हो। मतलब उसने बता दिया है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई आप कितना भी आप बड़े आदमी बने रहें और आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपको गालियाँ पड़ती हैं, आपकी निंदा होती है, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, भला बुरा कहते हैं, तो आप फ़िक्र मत करिए। आप मुझसे ज़्यादा बड़े आदमी नहीं हो सकते, आप मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। दुनिया के सबसे बड़े पद पर बैठा हूँ मैं, और फिर भी मैं महामूर्ख हूँ, ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं। तो आपको तो फिर फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, बच्चा पार्टी और आदरणीय लोगों, आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रम्प साहब की। वैसे भी बोर हो रहा था बैठे बैठे, कितना कुछ फिल्में, वेब सीरीज़ देख चुका हूँ, इंटरव्यूज़, नेता नगरी, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर, किताबें भी जितनी मेरे पास पढ़ी हैं पढ़ चुका हूँ। नई किताबें मंगाओ तो वक्त लगता है 6-7 दिन, तो आलस के चलते नहीं मंगा पाता हूँ। जो हाल के हाल उपलब्ध है और वो है इंटरनेट, फ़ोन स्क्रीन, तो उस पर जो पढ़ा है सब देख चुका हूँ। कॉमेडी शोज़, स्टैंड अप आर्ट फॉर्म्स सभी तरह के, कभी सम्मेलन, साहित्यकार, सदन के नए नेताओं के भाषण, पुराने नेताओं के भाषण। मतलब अब कुछ ऐसा नहीं बचा है जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करे और मैं देखूँ और चिपका रहा हूँ स्क्रीन से। तो मुझे लग रहा है कि मैं इतना कुछ देख चुका हूँ, इतना कुछ जान चुका हूँ, तो थोड़ा सा ज्ञान मेरे देखने वाले लोगों को, मेरे दोस्तों को भी थोड़ा सा दे दूं। वैसे भी कौन सा इतना सारा ज्ञान मुझे साथ लेके जाना है ऊपर तो सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये जो ट्रम्प है, हमारे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास इसको कहते हैं भूरे बाल वाला फूफा। इसका कोई ग्रे बाल वाला चाचा रहा होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने एक बात कही थी कि इस दुनिया में आए हो तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाके और ख़त्म नहीं हो जाना है। कुछ ऐसा, या तो कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बारे में लिखा जा सके, जो लिखा जा सके, या फिर कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ा जा सके। मैं ये कहता हूँ आज के डिजिटल युग में कि या तो कुछ ऐसा शूट कर जाओ जो देखा जा सके, या कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर शूट किया जा सके, है ना। तो इसी सिलसिले को, ट्रम्प के चाचा के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं थोड़ी आगे की। मतलब जैसे कि आप देखिए, एक थ्योरी है कि जब कमज़ोर वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, तो वो संघर्ष लाता है और उस संघर्ष से शक्तिशाली पुरुष बनते हैं, और शक्तिशाली पुरुष अच्छा वक्त लाते हैं, और अच्छा वक्त फिर कमज़ोर पुरुषों को जन्म देता है, और कमज़ोर पुरुष फिर से बुरा वक्त ले आते हैं, और बुरा वक्त फिर से संघर्ष लाता है, और संघर्ष फिर से शक्तिशाली पुरुष लाते हैं, और ये लूप चलता रहता है। ऐसा ये एक थ्योरी है, और मुझे ये बड़ी सच सी प्रतीत हो, मतलब इस पर मैं बहुत भरोसा करने लग गया हूँ आजकल। आप देख सकते हैं एक पैटर्न और बना है कि जैसे
और क्यों बात करनी चाहिए ट्रंप पे, जब जब ये महामूर्ख है तो मूर्ख पे क्या बात करनी। तो मैं ये मानता हूँ कि हम हर दौर के इतिहास क्या सिखाता है हमको, इतिहास, हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली एन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट, हमको ये सिखाता है कि अपने दौर के जितने भी शक्तिशाली लोग हुए हैं, ज्ञानी लोग हुए हैं, साहित्यकार लोग हुए हैं, धार्मिक लोग हुए, इनके बारे में पढ़ो, इनको जानो कि हमको कैसे कैसे क्या क्या करना है, किन रास्तों पे चलना है। मैं कहता हूँ मूर्खों को भी थोड़ा पढ़ो, समझो, जानो, महामूर्खों को, सब शक्तिशाली मूर्खों को, जिससे आपको ये पता चले कि कम से कम ये तो नहीं करना है, इस रास्ते पे तो नहीं चलना है। इसलिए इस पर बात कर लेनी चाहिए। मैं पैटर्न की बात कर रहा था। हम देख सकते हैं कि 20वीं सदी में इंग्लैंड, ब्रिटेन, जिसके साम्राज्य का कभी सूरज नहीं डूबता था, 7 में से 6 महाद्वीप में से उसकी कॉलोनी थी, उसके देश थे कब्जा किए हुए, जिन पर वो शासन करता था, अंटार्कटिका को छोड़ के, जिस पर तो आदमी रह ही नहीं सकते। उसका भी कैसे उत्थान हुआ और फिर पतन हो गया, ख़त्म हो गया। आज वो सबसे बड़ी शक्ति नहीं है और सबसे टॉप विश्व की, संसार की सबसे बड़ी 5 शक्तियों में भी नहीं आता है। उसी तरह ऐसे ब्रिटेन के पहले भी स्पेन का एक दौर आया था, वो भी सबसे बड़ी शक्ति था अपने दौर की, लेकिन ऐसे ही उसकी साम्राज्य में भी फिर कुछ महामूर्ख हुए और उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। उससे पहले हम देखते हैं इतिहास में ऑटोमन साम्राज्य भी ऐसा उदय हुआ था उसका, वो भी मतलब ऐसे किसी को नहीं समझता था अपने वक्त पे, सबसे बड़ी शक्ति लगभग हो गया था। उनसे पहले भी चीन, मिंग, चाइना की जो हम बात करते हैं, मिंग चाइना, किंग चाइना, मतलब ये चीनी लोग बहुत पहले भी बहुत मतलब अपने उत्थान पे थे, उभार पे थे, क्योंकि इन लोगों ने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं वो तो खैर यूरोप और आज के मॉडर्न अमेरिका में हुए हैं। अमेरिका तो आज का ही है, पहले का तो था नहीं। लेकिन जो दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के टूल हैं, उनका आविष्कार अधिकतर उन चीज़ों का आविष्कार चाइना में हुआ है। तो ये लोग हमेशा से ही खुरापाती तो रहे हैं और इनका समय तब भी था। तो मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि वो किंग चाइना हो, मिंग चाइना हो, या ऑटोमन हो, या स्पेन हो, या फिर उसके बाद यूके हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, और या फिर आज का अमेरिका भी जो उसी राह पर चल रहा है, उसी रास्ते पर चल रहा है। देखो, सबका उत्थान हुआ है और सबका धीरे धीरे पतन हुआ है। और मैं क्यों कह रहा हूँ आज भी, हालांकि कैसे कह सकते हैं हम ये बात कि यूएसए अपने पतन की ओर है, जबकि आज देखा जाए तो लगभग 30 ट्रिलियन की उसकी इकनॉमी है। दूसरे नंबर पे जो चाइना आता है 19 ट्रिलियन है। मतलब दूसरे और पहले और दूसरे के बीच का जो गैप ही है वो देख लीजिए आप, मतलब 50% लार्जर देन द सेकंड पोजीशन, इतना बड़ा गैप है इकनॉमी में। आप सैन्य शक्ति भी देखिए, मतलब उसके बराबर हथियार किसी के पास नहीं है। परमाणु रूस के पास ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परमाणु कोई एक पैमाना नहीं है शक्तियों के मापन का। आप देख लीजिए, मतलब इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे 3 जल सेना, थल सेना, वायुसेना होती है, तो वायुसेना की अगर हम बात करें, एयरफोर्स आज सबसे शक्तिशाली अमेरिका की, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी ना किसी देश की तो होनी है। अमेरिका की नहीं होती तो रूस की होती, रूस की नहीं होती चीन की होती, भारत की होती, जर्मनी की होती, जापान की, किसी न किसी की तो होती नंबर 1 पे। उसकी तीनों सेनाएं नंबर 1 पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 पे कोई किसी न किसी को तो होना था। आप अंदाज़ा उसकी शक्ति का इस बात से लगाइए कि नंबर 2 पे कौन होगा। भाई अमेरिका की एयरफोर्स नंबर 1 पर है, तो नंबर 2 पर किसी और देश की होनी चाहिए, रूस की होती, चाइना की होती। भाई साहब, नंबर 2 पे जो एयरफोर्स है वो खुद यूएसए की ही नेवी की एयरफोर्स है, यानी जल सेना की एयरफोर्स। मतलब जल सेना में पानी वाला युद्ध केवल सबमरीन से या फ्रिगेट से नहीं होता है, उसमें भी जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसका काम ही है कि वो आपको पानी के अंदर एक बेस दे सके, एक ज़मीन दे सके जिस पर आपका लड़ाकू विमान उड़ के जा सके। तो सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान अमेरिका की एयरफोर्स के बाद अमेरिका की ही नेवी के हैं, वायुसेना के बाद अमेरिका की ही जल सेना की जो एयरफोर्स है वो दूसरे नंबर पे आती है, तब तीसरे पे किसी और देश की वायुसेना आएगी। तो इस कदर के तो उसके हथियार हैं उन्नत श्रेणी के, और संख्या में बहुत ज़्यादा। और सोचिए, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज वो अपने डिक्लाइनिंग फेज पे आ गई है, अपना पीक पाके। आज आप देख लीजिए, एक छोटा सा ईरान की, कहाँ जब हम कागज़ पे ये नाप तोल करना चालू करते हैं कि कौन कितनी बड़ी शक्ति है, तो कहाँ ईरान का नंबर आता है टॉप के 10 देशों में भी। लेकिन फिर भी आप देखिए उसने क्या हालत कर दिया। आज अमेरिका के पास ईरान पर मारने के लिए कोई टैक्टिकल हथियार नहीं बचा है। मतलब आप सोचोगे ये क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका के पास तो मतलब गिनती नहीं है, इतने हथियार हैं। मतलब वो चाहे पूरे संसार को एक साथ इंगेज कर के रख सकता है। हाँ, ये बात सच है, उसके पास बहुत हथियार, बहुत मिसाइल हैं,
बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ टैक्टिकल मिसाइल नहीं बची है। टैक्टिकल का मतलब ये है कि जैसे आप आपके घर पर सांप हमला करता है, सांप आता है तो उसको मारने के लिए आप लाठी का इस्तेमाल करेंगे, लाठी रखेंगे। शेर आता है तो आप शायद बंदूक रखेंगे, गोली मारेंगे उसके लिए। आप पर हमला करने के लिए मैं जानवरों के रेफरेंस ले रहा हूँ, उसको मतलब उससे मत जोड़ना कि ये क्या हिंसात्मक बात कर रहा है। हाथी अगर आता है तो शायद आप तोप रखेंगे उसको मारने के लिए, या डायनासोर आता है उसको मारने के लिए आप तोप रखेंगे। मैं ऐसे समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन सोचिए कि आपके घर पे सांप ने हमला किया और मारने के लिए आपके पास लाठियाँ नहीं बची हैं, ख़त्म हो गई। अब आप तोप खर्च कर रहे हो सांप को मारने के लिए, तोप का गोला उस पर छोड़ रहे हो जो बहुत महंगा है, बहुत किफ़ायती है। और जब डायनासोर हमला करेगा तब आप क्या करोगे? आपके पास तोप के गोले ख़त्म हो चुके होंगे अगर आप इस पर खर्च करोगे। अमेरिका की जो भी कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं, वॉरफेयर्स हैं, वो ख़त्म होने को हैं। अब मतलब ये बात है कि ईरान अपने इतनी बड़ी संख्या में जो उसके कामिकाजी ड्रोन्स हैं वो छोड़ दे रहा है कि 18-18, 20-20 लाख के ड्रोन्स, और उनको इंगेज रखने के लिए, उनको नीचे गिराने के लिए अमेरिका को उसके जो एयरबेस हैं पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में, पूरे अरब देशों में, उनको गिराने के लिए वो मिसाइलें छोड़नी पड़ रही हैं जो कम से कम 1.5 मिलियन की हैं, 13-14 करोड़ की मिसाइलें हैं। और वो ख़त्म, वो ज़ख़ीरा जो है उसका वो ख़त्म होने पे आ गया। अब वो मिसाइलें उसको छोड़नी पड़ेंगी अगर युद्ध जारी रखना है आगे। जो मिसाइलें उसने रूस के लिए, चीन के लिए या भारत जैसे बड़े बड़े देशों के लिए अगर कुछ ऐसी युद्ध स्तर की बात आती है उनको बचा के रखी हैं, तो मतलब ये उसके लिए कितना उसके जो सेनाध्यक्ष लोग हैं अब वो मना करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हम आगे नहीं जारी रख सकते, क्योंकि आगे हमको वो वाला ज़ख़ीरा खोलना पड़ सकता है जो हमने ऐसे देशों के लिए बचा के रखा है। तो बंदा क्या कर रहा है? उनको वो पोस्ट से हटा दे रहा है, उनका ज़बरदस्ती फोर्सफुली रेजिग्नेशन मांग ले रहा है। देख लीजिए आप इसको। तो हर दौर में महाशक्तियाँ हुई और इनको शक्तिशाली बनाने के लिए 3 लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उस देश के, उस व्यवस्था के, उस राज्य के वैज्ञानिक जो विज्ञान की दिशा में बहुत काम करते हैं, उस राज्य के साहित्यकार और उस राज्य के पूंजीपति। वैज्ञानिक इस दृष्टि में कि वो उन्नत किस्म के हथियार बना सकते हैं। वैज्ञानिक मतलब तब अगर बंदूकें भी बनाई जा रही थी तो उसके लिए भी पहले क्या बोलते हैं, मध्यकालीन विज्ञान ही उसमें इस्तेमाल हो रहा था, तभी वो बन के आ पा रही थी। और मैं साहित्यकारों को इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कवि लोग हुए हैं या ये लोग हुए, इन लोगों ने ऐसे वीर रस की कविता, काव्य कह लो या कुछ भी कह लो, अपनी गाथाएं इस तरीके से सुनाई कि इन्होंने जोश भरा है सैनिकों में लड़ने के लिए। और पूंजीपति इसलिए कि फंड करने के लिए एक व्यवस्था तो होनी चाहिए। राज्य अकेला कम पड़ जाता है डिफेंस में खर्च करने के लिए। आप देख लीजिए, मतलब हम इतना बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च करते हैं भारत, बावजूद इसके कम पड़ जाता है। और उससे कहीं कम, कितने गुना कम हम एजुकेशन सेक्टर में खर्च करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहीं अमेरिका में आप देख लीजिए तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं, इसलिए आज वो उनके डिफेंस इतना उन्नत है। तो इनकी जो बात हो रही थी, मैंने बोला वैज्ञानिक, पूंजीपति और साहित्यकार लोग, ये किसी भी देश को महाशक्ति बनाने में इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और बिल्कुल हाँ, जांबाज और लड़ने वाली साहसी सेना का तो रहा ही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कितने भी योद्धा हो, कितने भी सैनिक लड़ने वाले हों, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर धनुष बाण का ज़माना है और आप कितने भी बड़े योद्धा हो, कुछ भी बने रहो, लेकिन अगर सामने वाले देश के पास, आपके दुश्मन देश के पास अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार कर लिया है, वो बंदूकों से लड़ रहे हैं, तो आपके फिर तीर कमान वहाँ ख़राब है और आपकी बहादुरी भी ख़राब है। और वो बंदूकें वैज्ञानिकों ने बनाई होंगी। आपके पास आप कितने भी बहादुर बने रहो, पर आपके पास बंदूक बनाने वाली तकनीक नहीं है, वो सामने वाले देश के पास है। और फिर जब आपने बंदूकें बना ली तो फिर सामने वाले देश ने टैंक बना लिए, तो अब बंदूकें कितनी भी चला लो, वो उस टैंक की जो बॉडी है, शील्ड, उस पर कुछ काम करने वाली नहीं है। फिर वो देश शक्तिशाली है जिसके पास टैंक है, भले उसकी सेना बहुत ज़्यादा बहादुर वीर ना हो। समझिए, अगर आपने टैंक भी बना लिए तो उन्होंने मिसाइल बना ली तो और उन्नत किस्म के बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर बना लिए गए, और फिर परमाणु। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग होते हैं, 3 तरह के लोग, ये किसी भी देश को शक्तिशाली बनाते हैं। अमेरिका को भी इन्हीं लोगों ने बनाया है, लेकिन कितना दिमाग लगा होगा उन लोगों का, किस किस्म के वो बुद्धिजीवी होंगे कि मतलब दुनिया जहाँ के बारे में सोच भी नहीं पाती, अमेरिका ने वो आविष्कार कर दिए। किस युग में ओपेनहाइमर ने परमाणु बना दिया, सोचिए, आज से कितने साल पहले, लगभग 80 साल पहले, 75 से 80 साल पहले।
और आज भी ईरान परमाणु बनाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि वो देश कितना आगे है, वो कितने दशकों आगे है दूसरे देशों से। क्यों? क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिक, पूंजीपति और साहित्य के लोग श्रेष्ठ रहे हैं। लेकिन उन सब की मट्टी पलीत करने के लिए एक आपके ऊपर बैठा दिया गया मुखिया, आपके देश का राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट काफ़ी है, ट्रंप जैसा, जो आपके पतन का कारण बन सकता है, जो आपकी पूरी शक्ति को डिक्लाइन कर सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिर आखिरकार समाधान क्या है इसका? मतलब ये जो चीज़ चल रही है, मतलब आपने केवल उनको चुन लिया अपने देश का राष्ट्राध्यक्ष, तो आपने असीमित शक्तियाँ दे दी कि वो कभी भी किसी भी देश पर जो असीमित ज़ख़ीरा रखा है उनकी मिसाइलों का, युद्धपोत रखे हुए हैं, आपने वो शक्तियाँ दे दी असीमित कि वो जब चाहें बटन दबाएं किसी भी देश पे हमला कर दें। और जब सिर्फ देखिए ईरान से युद्ध हो रहा है तो ये मत समझिए कि सिर्फ ईरान पे हमला है, कितने तरीक़ों से दुनिया के पूरे 195 देशों पर प्रभाव छोड़ रहे हैं, और इवन भारत पर भी। आज ये मत समझिए गैस की जो किल्लत है ये आज भी छोटी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ छोटी है? कि डोमेस्टिक सप्लाई अभी भी बहुत हद तक सुचारू रूप से चल रही है। रेस्टोरेंट्स में परेशानी है, किल्लत है, और गांव वाड़े में जब आप जाओगे तो देखोगे वहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लोग आज भी चूल्हों से काम चलाते हैं। और शहरों में भी अगर गैस नहीं है तो इंडक्शन वगैरह से उतना बहुत काम चल जा रहा है, और गैस है अभी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे स्टॉक मार्केट का, मनी मार्केट का। आज निवेशकों का लगाया पैसा, आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी ने 10 लाख का निवेश किया था एक मुश्त 1 साल पहले, तो वो 8 महीने पहले तक या 6 महीने पहले तक बराबर था लगभग। मतलब वो अगर बैंक में भी डालता तो कम से कम 7%, यानी कि 10 लाख पे 70,000 1 साल का ब्याज आता जो बैंक देता। लेकिन वहाँ बिल्कुल वो ज़ीरो पर रहा पिछले 6 महीने तक। और पिछले 6 महीने से ये स्थिति है कि अगर वो जो 10 लाख की आपके जो 10 लाख 6 महीने में थे, अब वो 10 लाख समट के 7 लाख बचे हैं आपके। पहले रूस यूक्रेन ने पूरा एकदम माहौल ख़राब किया, और बाकी के देशों में बहुत मतलब सक्रिय युद्ध अभी भी, काइनेटिक वॉर्स कम से कम 16-17 जोड़ों में देशों में अभी भी चल रहे हैं। हम सब जगह की हमको जानकारी नहीं है, सिर्फ न्यूज़ में पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान का या भारत पाकिस्तान का या रूस यूक्रेन का ही हमको सुनने में मिलता है। लेकिन छोटे छोटे देश भी आपस में उलझे हुए पड़े हैं, गुथे हुए पड़े हैं बहुत सारे। ऐसे 16-17 काइनेटिक वॉर्स एक्टिव हैं अभी भी इस समय, आज के समय में लाइव हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने इतनी असीमित शक्तियाँ किसी हेड ऑफ़ द स्टेट को दे दी, और वो इतना बुरा और इतना भयंकर समय ला रहा है कि हमारे देशों में एकदम बहुत ही ख़राब वक्त आ चुका है, और हम उसका बहुत नुकसान उठा रहे हैं, बहुत तरीक़ों से नुकसान उठा रहे हैं। आर्थिक नुकसान हो रहा है। वो जो निवेशक हैं आप देख लीजिए, उनका हर दिन का अगर एक एवरेज देखा जाए, एक निवेशक 1 से 2 लाख रुपए उसका होता है, और वो हर दिन का कम से कम 2,000-3,000 रुपये नुकसान उठा रहा है, जो शायद उसकी कमाई भी नहीं होगी दैनिक। तो मतलब निवेशकों को इस तरह का, इस हद तक का नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। सिलेंडर कितना होगा, 2 महीने 3 महीने चलेगा, अगर उस पर 200 रुपये बढ़ भी जाएंगे तो वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है। तो फिर इलाज क्या है ऐसे राष्ट्राध्यक्षों का, ऐसे बेकाबू हुए पागल सन की मूर्ख हाथियों का इलाज क्या है? मैं समझता हूँ इसका इलाज है, जो कंक्लूजन इस पूरी बातचीत का क्या निकल सकता है कि किया जाए। तो समस्या हो गई, समाधान क्या है? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्षों को, आप मुख्यमंत्रियों को जैसे चुना जाता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, आप मुख्यमंत्री जैसे चुनते हैं वैसे चुन लीजिए, आप मंत्री जैसे चुनते हैं वैसे चुन लीजिए। लेकिन जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, जिसके हाथ में सेना की शक्ति है, बटन है परमाणु का, उसे कम से कम इस तरह से ना चुनिए। उसे कम से कम ऐसे चुनिए जो कम से कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण सकारात्मक रखता है। और मैं कहता हूँ कि बहुत हद तक इसका समाधान हो जाएगा कि वो विज्ञान के क्षेत्र से ही हो। अब आप कहोगे कि इससे क्या हल हो जाएगा, और इस बात की क्या गारंटी कि पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, विज्ञान के क्षेत्र से होगा तो वो सन की नहीं होगा, वो पागल नहीं होगा, वो मूर्ख नहीं बन जाएगा, वो नहीं अपने ईगो अहंकार में सबको नष्ट करने पे उतारू हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके चांस बहुत कम होते हैं। देखो, हो तो ये भी सकता है, बस बहुत कम इसके चांस होते हैं। आप देख लीजिए परमाणु बम जिस वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने बनाया भी था, उसकी बनाने के बाद की आधी ज़िंदगी गिल्ट में बीती है, पश्चाताप में बीती है, डिप्रेस। ऐसी सूचनाएं हैं कि वो
और 10 साल जीता, लेकिन वो डिप्रेशन में मर गया जब लोगों ने उससे बोला कि आपने क्या बना दिया, मतलब आपकी वजह से कहीं भी कितने भी लोग, क्योंकि उसी वक्त उसके सामने ही हिरोशिमा और नागासाकी पे बमबारी हो गई थी। वो इस गिल्ट में मर गया कि ये मैंने क्या बना दिया, मेरे वजह से करोड़ों लोग मर रहे हैं, भाप हो जा रहे हैं एकदम। और फिर न्यूक्लियर विंटर जो उसके बाद आती है, तो कई दिनों तक, कई महीनों तक, और मतलब जो राख होती है उस जगह की, उसको तो आप 2 साल बाद भी उठाओगे तो उससे जो किरणें निकलेंगी, जो रेडिएशन निकलेंगे, आप तब भी उससे आपकी मृत्यु हो सकती है, या आप कोई अंग खो सकते हैं, या जो हमेशा के लिए क्या बोलते हैं, म्यूटेशन आ सकता है आपके डीएनए में। इतना खतरनाक है। तो वो वैज्ञानिक, मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी विषय से थोड़ा चला जाता हूँ, फ्लो में बात हो रही थी वैज्ञानिक की, तो वो गिल्ट में रहा है। वैज्ञानिकों को इस चीज़ का ये रहता है, मतलब वो इस ट्रम्प के जैसे मूर्ख नहीं है कि हम गलत भी करते जा रहे हैं और हमको ये आभास भी नहीं हो रहा है, एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग मर रहे हैं। वो बेशर्मों की तरह करे जाते हैं, और वो अपनी आलोचना का, अपनी होती आलोचना का, लोगों की गाली देने का, मतलब उन्हें उन पर कुछ असर ही नहीं पड़ता, एकदम चिकने घड़े हो जाते हैं वो लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका जो सबसे फर्टाइल ब्रेन होते हैं, वो लोग संजीदा भी होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं, और उनके द्वारा कुछ गलत होने पे उन्हें गिल्ट भी होती है, उन्हें अपराध बोध का भी आभास होता है, और वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से बना दिया जाए। फिर लोग कहेंगे कि भाई ऐसे तानाशाही आ जाएगी, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं आएगी। आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र के देख लीजिए आप, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति पुराने एकदम युग ऋषि जिन्हें हम कहते हैं, तो देख लीजिए जब वो गए तो उनके पास क्या था, उनके पास अपना कहने के लिए उनकी 2500 किताबों के अतिरिक्त एक जोड़ी उनका सूट था खाली, और 4 पैंट, 4 शर्ट और एक जोड़ी जूते थे, और कुछ नहीं था उनके घर पे, कुछ नहीं मिला। मतलब रामायण में देख रहा था तो उसमें बताया गया कि जब सुग्रीव ने बोला कि मैं तो राजा नहीं बनूंगा, मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ, तो भगवान राम ने बोला कि सन्यासी से अच्छा राजा क्या ही हो सकता है। पता नहीं प्रसंग ये किस जगह का है, पर मुझे ये लाइन याद है कि सन्यासी से बेहतर राजा कौन हो सकता है, जैसे कुछ संचित करने की, कुछ जोड़ने की, अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाने की, अपने बेटों के बेटों के बेटों के बेटों का आर्थिक बंदोबस्त करके जाने की चिंता नहीं हो, जैसे अपने लिए धन इकट्ठा करने की चिंता नहीं हो, उससे बेहतर राजा क्या हो सकता है। वो जो भी करेगा फिर अपने लिए तो वो करेगा ही नहीं, वो समाज के लिए करेगा, उसे अपनी चिंता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। तो सबसे बेहतर राजा वो होता है। और ऐसे लोग अक्सर कर, जो ऐसे लोग होते हैं अक्सर कर, वो ज्ञान के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं, कला के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को हेड ऑफ द स्टेट के चुनाव के लिए एलिजिबल माना जाना चाहिए। फिर लोग कहेंगे फिर प्रजातंत्र नहीं रहेगा, ऐसे तो फिर ये हो जाएगा कि वही एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो मैं कहता हूँ प्रजातंत्र ही रहेगा। प्रजातंत्र का मतलब ये है ना कि चुनना, आप चुन सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो उम्मीदवार हैं, आपकी 10 पार्टियाँ हैं, 10 पार्टियों से ऐसे ही एलिजिबल उम्मीदवारों को खड़ा करिए, लेकिन उनमें से कोई एक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस क्षेत्र में जो सबसे आगे है, सबसे अग्रणीय है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है, आप केवल उसे ही बनाएं। उसमें क्या हो जाएगा, एक होड़ चालू हो जाएगी, और फिर ये बनने के लिए भी फिर बहुत गलत काम किए जाएंगे। तो इस तरीके से जब आपके पास चुनने का अधिकार बना रहेगा तो प्रजातंत्र भी बना रहेगा, और एक एलिजिबिलिटी भी सेट हो जाएगी। मैं भी मानता हूँ कि लोग ऐसी बातें करते हैं कि एक अनपढ़ नेता के काम एक IAS और पढ़ा लिखा आदमी करता है, या उसकी सुरक्षा के घेरे में भी जो लगे रहते हैं वो भी कितने पढ़े लिखे होते हैं। तो ये कहाँ तक सही बात है? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, सही बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब हम अपने देश के पूरे खजाने का और अपने देश की पूरी सेना की चाबी किसी को हम देने जा रहे होते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ पढ़ा लिखा हो। उसकी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि लोगों को उस पर भरोसा हो, उस पर विश्वास हो। क्योंकि ऐसे तो रावण भी कितना ज्ञानी था, कितना ये था, उससे ज़्यादा कौन था। लेकिन कितना भी कोई भी ज्ञानी हो, वो कभी भी ख़राब हो सकता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। लेकिन अगर अहर्ता सबसे बड़ी चुने जाने की ये रहेगी कि अधिकतर लोगों का आपके प्रति विश्वास रहेगा, तो वो सबसे बेहतर होती है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन हम आज के ज़माने में देख रहे हैं, आज के दौर में ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही साबित नहीं हो रही हैं। तो इसको एलिजिबिलिटी एक करना चाहिए, ताकि हम ऐसी आने वाली आपदाओं से बच सकें। ठीक है, तो मतलब कुछ भी मेरे को बहुत ज़ोर से ज्ञान आ रहा था बहुत विचार चल रहे थे मेरे अंदर, तो मैंने कहा चलो साझा कर दूं। तो रैंडम जैसा जो याद आया मैंने बना दिया। आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी अच्छी बात है।
जय राम जी की।